एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज हम आ पहुंचे हैं पार्ट 4। हम पहले ही 3 पार्ट्स में कई सारे मेथड्स परफॉर्मेंस अप्रेजल के सीख चुके हैं और आज के पार्ट में बाकी बचे हुए ट्रेडिशनल मेथड्स हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन ट्रेडिशनल मेथड्स को एक अच्छे तरीके से समझना। माय डियर लर्नर्स, स्लाइड में ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो आपको 6 ट्रेडिशनल मेथड्स दिख रहे हैं, उन्हें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे से सीखा था, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। मेथड 7 और मेथड 8 को हमने सीखा पार्ट 3 में। आज का वीडियो लेक्चर होगा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फील्ड रिव्यू एंड ग्रुप अप्रेजल मेथड के बारे में। एक एक करके तीनों को समझेंगे और एग्जाम्पल्स की मदद से ज्यादा क्लैरिटी पाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के साथ। अभी तक हमने जितने मेथड्स पढ़े, ज्यादातर की डिसएडवांटेज मैंने आपको यही समझाई कि इसमें रेटर जो है वो बायस्ड हो सकता है, अपने फेवरेट एम्प्लॉय की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड अपना सकता है, जो कि एक गलत बात है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को अपनाया गया है कई सारी कंपनीज में। इस मेथड के अंदर जो रेटर होगा वो अपनी रेटिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करेगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। इसकी मदद से जितनी भी बायसनेस आती है सेंट्रल टेंडेंसी के कारण, उसे रिमूव किया जा सकता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की होती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते जाते हैं और जब ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं तो स्ट्रेट रैंकिंग मेथड या पेयर्ड कंपैरिजन मेथड को इम्प्लीमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं रहता। तो ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए। इस मेथड के अंदर जब सारे एम्प्लॉयज की यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जिसे कि फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनती है। स्लाइड में आप जब इमेज को देखेंगे तो ये पाएंगे कि मैंने एक बेल शेप की कर्व बनाई है। यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे उसे परसेंटेज के हिसाब से इस डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया जाएगा। अगर आप इनको गिनेंगे तो यहाँ पर है 5 कैटेगरीज। सबसे पहले हैं वह 10% लोग जो कि पुअर परफॉर्मर्स हैं, काम वैसा नहीं कर पाते जैसे कि उन्हें समझाया गया है। दूसरा पॉइंट, वहां पर आते हैं 20% लोग जो कि बिलो एवरेज हैं। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल बेकार काम तो नहीं किया, बट ऐसा काम भी नहीं किया जिसे एवरेज बोला जा सके। तो ऐसे लोग होंगे 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इसके बाद इस मेथड की सबसे बढ़िया बात यही मानी गई है कि ज्यादातर लोगों को यानी 40% लोगों को एवरेज की कैटेगरी में डाला गया है। इस मेथड में ये बोला गया कि ज्यादातर लोग मीडियोकर नेचर के ही होते हैं, ना तो काम को बहुत बढ़िया करते हैं और ना तो काम को बिल्कुल ही बिगाड़ देते हैं। अगली कैटेगरी है उन 20% एम्प्लॉयज की जिन्हें गुड परफॉर्मर्स का रैंक दिया जा सकता है। कहने का मतलब बढ़िया काम करने वाले लोग। फिर आ जाते हैं 10% एम्प्लॉयज जिन्हें की कैटेगरी दी गई है एक्सीलेंट की। एक्सीलेंट का मतलब होता है वह एम्प्लॉयज जो अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करके दिखाते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज अपने टारगेट को तो अचीव करते ही हैं, बट उससे भी ज्यादा काम करके दिखाते हैं। इस मेथड में ये बोला गया है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एवरेज परफॉर्मर्स होते हैं और 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि काम को बिल्कुल पुअरली परफॉर्म करते हैं और 10% ही ऐसे होते हैं जो काम को बाखूबी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। कंपनी में हर तरीके के लोग होंगे,
उसी के हिसाब से उनके लिए डिसीजंस भी लिए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप 10% लोगों की, जिन्हें एक्सीलेंट की कैटेगरी में डाला गया था। उन्हें और इनकरेज किया जाएगा, उन्हें शाबाशी तो मिलेगी ही, और ये शाबाशी होगी तनख्वाह बढ़ाने के रूप में। प्रमोशंस दिए जाएंगे ऐसे लोगों को। अब इसके बाद आ जाएंगे एवरेज परफॉर्मर्स, यानी जो मीडियोकर लोग हैं। तो इन 40% लोगों को पे तो बढ़ाई जाएगी, पर उतनी नहीं जितनी टॉप 10% की बढ़ाई गई है। उसके साथ ही समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वह अपनी परफॉर्मेंस को एवरेज से आगे ले जाएं, गुड के रैंक में जाएं और गुड से एक्सीलेंट की तरफ बढ़ते चलें। अब बारी आ जाती है 10% उन लोगों की जो कि पुअर परफॉर्मर्स हैं। तो ऐसे 10% लोगों को भी मोटिवेट करने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि वह अपने काम को बेहतर कर पाए। पर अगर वह नहीं कर पाते बेहतर, तो कई केसेस में उन्हें काम से निकाल देती है कंपनी, ले ऑफ कर देती है ऐसे एम्प्लॉइज का। इस मेथड की सबसे बड़ी एडवांटेज मैंने आपको पहले ही बताई कि बायसनेस को खत्म कर दिया गया है। किसी भी तरीके का फेवरेटिज्म रेटर नहीं कर सकता। पर इस मेथड के अंदर कुछ एक कमियां भी हैं। यहाँ पर जो रेटर है वो कहीं पर भी ये एक्सप्लेन करने के लिए बंधित नहीं है कि उसने एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में क्यों डाला है। साथ में कोई भी क्राइटेरिया जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस को कैसे आंकलन करना है, इसके ऊपर नहीं बताया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे 10th मेथड, जो कि है फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड के अंदर तरीके को थोड़ा सा बदल दिया गया है। यहाँ पर रिव्यू करने वाला पर्सन होगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से। जर्नली ये देखा गया है कि ट्रेनिंग ऑफिसर्स को ये काम सौंपा जाता है। ये जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं, यही सारा रिव्यू का प्रोसेस चलाते हैं। अब समझते हैं कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। इस प्रोसेस के अंदर जो भी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा वो इंटरव्यू लेगा वो सुपरवाइजर की। जिस भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, उसका सुपरवाइजर देगा इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में वह अपने विचार बताएगा कि क्या सोचता है वह अपने सबॉर्डिनेट के बारे में, उसे उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है, काम के अंदर प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, उस जूनियर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और क्या उस जूनियर को पोटेंशियल है कि उसे प्रमोशंस दिए जाएं। तो इस तरीके से सारा काम चलता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो असेसमेंट है वो एक्यूरेट मतलब सही होती है और न्यूट्रल होती है। किसी भी तरीके का भेदभाव किसी भी एम्प्लॉय के साथ नहीं हो सकता। चलिए अब एक एग्जाम्पल की मदद से जान लेते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से चलता है। एग्जाम्पल में है मिस अनीता, जिनको की अपॉइंट किया गया है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करने के लिए। यहाँ पर वह सुपरवाइजर की इंटरव्यू ले रही हैं। सबसे पहले तो इंटरव्यू का टाइम फिक्स किया जाएगा और सुपरवाइजर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं एडवांस में, यानी पहले से ही मिस अनीता इस बात को प्रिपेयर कर लेगी। सवाल ऐसे होंगे जिसकी मदद से परफॉर्मेंस अप्रेजल करना आसान हो, डिटेल में इंफॉर्मेशन पाई जा सके। क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और इंफॉर्मेशन ली जाएगी सुपरवाइजर की ओपिनियन के बारे में। उससे पूछा जाएगा कि सबॉर्डिनेट के अंदर क्या क्या टैलेंट है, क्या एबिलिटीज हैं उसके अंदर। उसके बाद जैसे ही ये इंटरव्यू पूरी होगी, जो एम्प्लॉय है उसे रेटिंग दी जाएगी और जो इवेल्युएटर है यानी कि मिस अनीता, वो डिटेल में नोट्स प्रिपेयर करेंगी। सारे नोट्स होंगे जो कि सुपरवाइजर ने आंसर्स दिए हैं उसके हिसाब से। नोट्स उन्हें भी दिखाएंगी, उनसे अप्रूव करवाएंगी कि देखिए क्या मैंने वही लिखा है जो आपने बोला था। इस तरीके से सुपरवाइजर किसी भी तरीके की बायसनेस जो है उसे नहीं ला सकता अपनी इंटरव्यू में। यहाँ पर मिस अनीता रेटिंग देंगी एक एम्प्लॉय को। रेटिंग की 3 कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं, आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री। मेथड बहुत बढ़िया है क्योंकि डबल चेक है हर काम में।
पर इसका सक्सेस डिपेंड करता है काबिलियत के ऊपर। काबिलियत किसकी? HR एग्जेक्टिव की। वो ऐसे सवाल तैयार करे, सिंसेरिटी से काम करे, तभी ये मेथड सक्सेसफुल हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट मेथड, पर उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। लेक्चर को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी मत भूलिए। नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। ग्रुप अप्रेजल मेथड। ग्रुप का मतलब होता है कई सारे लोग। यहाँ पर जो रेटिंग्स हैं वो एक पर्सन नहीं करेगा। यहाँ पर ग्रुप तैयार किया जाएगा जो कि ये सारा काम अच्छे से निभाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ग्रुप के मेंबर्स कौन होंगे फिर? ग्रुप के अंदर सबसे पहले तो सुपरवाइजर होगा, उसके बाद होंगे यहाँ पर और भी कई सारे पर्सन्स, जैसे कि हेड हो सकता है। उसके अलावा कोई एक्सपर्ट को भी साथ में मेंबर बनाया जा सकता है। कहने का मतलब वह सारे लोग जिनका एक एम्प्लॉय के काम के साथ किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट है, कोई रिश्ता जरूर है उनके साथ। इस मेथड के अंदर 5 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले स्टेप में जो सुपरवाइजर है वो एक्सप्लेन करता है सारे ग्रुप को कि मेरे सबऑर्डिनेट को मैंने क्या क्या ड्यूटीज असाइन की हैं, नेचर क्या है उसके काम की। फिर बारी आती है स्टेप 2 की, जिसके अंदर ग्रुप बैठ के डिस्कशंस करता है और स्टैंडर्ड्स फिक्स करता है। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है वह मापदंड जिसके हिसाब से काम को आंका जाएगा। स्टेप 3, एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखा जाता है। जिस भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इस चीज को देखा जाता है। स्टेप 4, परफॉर्मेंस का जो भी नतीजा हुआ उसके पीछे का कारण क्या था, उस कारण को ढूंढा जाता है। बढ़िया रही तो क्यों हुई, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो उसका कारण क्या था। फिर आ जाता है स्टेप 5, इसके अंदर सजेशंस दी जाती हैं। सारा ग्रुप राय देता है कि फ्यूचर में इंप्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है काम में। मेथड की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि यहाँ पर ग्रुप है तो किसी भी तरीके का भेदभाव करना पॉसिबल नहीं है। हर एक पार्ट को अच्छे से डिस्कस करके ही निर्णय लिया जाता है। नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जब इतने लोग होंगे तो उतनी ही राय होंगी, जिस वजह से टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और एक राय पर आने में समय वेस्ट होता जाएगा कंपनी का। इसके साथ ही हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स कंप्लीट हुए, पर टॉपिक पूरा नहीं हुआ। टॉपिक तो अभी बाकी है। अगले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। पर आप तब तक भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेक्चर्स को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में।